हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक देख लिया था? हमने देख लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने देखा था। हमने जाना था कि कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। हमने चैप्टर का पूरा ओवरव्यू लिया था कि कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, और रेट ऑफ रिएक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन भी हमने ले लिया था, उसकी डेफिनेशन और कुछ उसके एग्जांपल्स। और उसके बाद क्या किया था, तो उसके बाद उसको क्लासिफाई किया था कि रेट के बेस पे रिएक्शंस को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। दैट इज 3, वेरी फास्ट, मॉडरेटली फास्ट एंड वेरी स्लो। ठीक है जी, तो 3 पार्ट में हमने क्या कर लिया था, क्लासिफाई कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे, तो आज के लेक्चर में हम उसी रेट को कैसे एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्रेस करना है ये जानेंगे। ठीक है जी, मैथमेटिकली उस रेट को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमें अगर उसको कैलकुलेट करना है तो हमें मैथमेटिकली उसको लिखना आना चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स तो हम तभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, तभी तो हमें असल में पता लगेगा कि कोई रिएक्शन कितना तेज चल रही है। तभी तो अगर हमें उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना नहीं आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज चल रही है? नहीं तो हम सिर्फ कंपेयर ही कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इसलिए आइए देखते हैं कि कैसे हमें किसी भी रिएक्शन को क्या करना है, किसी भी रिएक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म में। ठीक है जी, और उसके बाद उनकी वैल्यूज किस तरह से हमें निकालनी है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, अब एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है। अब जैसा कि हमें पता है कि रेट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम 2 टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स कह सकते हैं हम। ठीक है जी, एक से ज्यादा हो तो। इसके अलावा इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, या तो रिएक्टेंट्स की टर्म में या प्रोडक्ट्स की टर्म में हम इनको क्या कर सकते हैं, रेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा एक बात बताइए, अगर रिएक्शन होने लगी है, रिएक्शन अभी मान लीजिए बस शुरू ही हुई है। ठीक है जी, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलती जाएगी वैसे वैसे रिएक्टेंट्स का अमाउंट क्या होता जाएगा। रिएक्टेंट्स रिएक्शन के मतलब रिएक्शन जब चलती है, रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स का क्या होता है, तो रिएक्टेंट्स कम होते हैं, वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है जी, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है टाइम के साथ। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन हमारी चलेगी वैसे वैसे क्या होगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। ठीक है जी, आइए देखते हैं एक बार। तो इसका मतलब क्या है, आइए एक बार देखते हैं कि रिएक्टेंट्स की टर्म में और बेहतर तरीके से अगर हमें रेट को लिखना हो तो क्या मैं ये लिख दूं, क्या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सिमिलरली प्रोडक्ट्स के लिए मैं क्या लिख पाऊंगा, तो प्रोडक्ट्स के लिए आप अपने आप समझ जाएंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, इसके अलावा रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट तो मैं यहीं पे चल रहा हूँ, रिएक्टेंट की टर्म में चल रहे हैं और यहाँ प्रोडक्ट की टर्म में चल रहे हैं, जहाँ पे हमने इसी वाले डायग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है जी, इसी वाले डायग्राम को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट की टर्म में और भी कुछ नाम होते हैं, उनको भी देखेंगे, और प्रोडक्ट की टर्म में कुछ और नाम होते हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है जी, रिएक्टेंट इसके अलावा क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन चलती है तो डिक्रीज होता है कंसंट्रेशन में, या हम इसको क्या कह सकते हैं कि कंज्यूम होता है या फिर डिसअपियर होता है। ठीक है जी, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, रेट ऑफ कंजप्शन कह सकते हैं हम रिएक्टेंट की टर्म में रेट को। ठीक है जी, इसके अलावा इसका क्या नाम हो सकता है, तो इसका नाम हो सकता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है जी, डिसअपियरेंस। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे क्या हो सकता है, रेट ऑफ
प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा क्या लिख सकता हूं मैं? रेट ऑफ अपीयरेंस, जैसे वो डिसअपीयर होता था ये अपीयर होता है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है जी, रेट ऑफ अपीयरेंस कह सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, रेट को अगर हमें रिएक्टेंट की टर्म में एक्सप्लेन करना है तो हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर क्या बोलेंगे? रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलेंगे। सिमिलरली अगर हमें प्रोडक्ट की टर्म्स में एक्सप्लेन करना है तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर बोलेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर हम बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है जी, तो ये कुछ नाम हमारे पास होते हैं। ठीक है जी, इतना देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे और एक्सप्लेन करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं किसी रिएक्शन का और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे 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 क्या होता है। ठीक है जी, फॉर अ रिएक्शन R गिव राइज टू P वेयर R इज रिएक्टेंट एंड P इज प्रोडक्ट। तो R गिव राइज टू P के लिए अगर मेरे को क्या करना हो, मेरे को करना है रेट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, रेट को एक्सप्लेन करना है। किस किस की टर्म में एक्सप्लेन करना है? अगेन तो R की टर्म्स में और P की टर्म्स में। ठीक है जी, R की टर्म्स में और P की टर्म्स में, दोनों की टर्म्स में मेरे को एक्सप्लेन करना है। तो आइए एक बार देखते हैं रेट क्या होता है। तो रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा टी। ओके, हियर एक्स इज कंसंट्रेशन, या हम कह सकते हैं कि डेल्टा आर, वेयर आर रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ आर। कुछ इस तरह से लिख देता हूं, ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है जी, वेयर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ आर। इसके अलावा यहां पे क्या हो जाएगा? तो यहां पे रेट हो जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है जी, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है जी, अच्छा क्या पूरा इतना ही होगा? तो नहीं, आइए देखते हैं क्यों नहीं, इससे आगे देखते हैं क्या होगा। अब चलिए एक बार डेल्टा आर और डेल्टा टी को निकाल के देखते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन कितने टाइम पे दे रखी है? एक टाइम दे रखा है T1 और एक टाइम दे रखा है T2। T1 से T2 पे दे रखी है। ठीक है जी, ये हमें क्या दिए? टाइम्स दिए, टाइम। ठीक है जी, यहाँ पे R की कंसंट्रेशन और P की कंसंट्रेशन देख लेते हैं। R की T1 पे कंसंट्रेशन मान लीजिए थी R1 और T2 पे थी R2। ठीक है जी, सिमिलरली P1 एंड P2। अब हम कह सकते हैं जैसे जैसे टाइम पास होता है, अब T1 पहले था और T2 बाद में था, T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि T2 बाद का टाइम है और T1 पहले का टाइम है। ठीक है जी, मान लीजिए T1 है 5 सेकंड तो T2 होगा 15 सेकंड या कुछ भी 5 से ज्यादा। ठीक है जी, कहने का मतलब T1 के बाद T2 आया है। अच्छा, T2 ग्रेटर देन T1, तो इसका मतलब क्या होगा? रिएक्टेंट क्या होता है? जैसे जैसे टाइम चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है टाइम, वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होता जाता है? तो रिएक्टेंट कम होता जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट कम होता जाएगा, तो इसका मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी रिएक्टेंट पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया। ठीक है जी, इसलिए R2 कम है। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्ट जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे बढ़ता है। ठीक है जी, तो P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा? P1 क्या होगा? ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली P2 ज्यादा होगा, क्योंकि P2 बाद में, और बाद में प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जैसे जैसे टाइम चलता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1। इज इट ओके? ठीक है जी, अब हम क्या निकालते हैं? अब हम रेट निकाल लेते हैं दोनों की टर्म्स में। तो रेट इज इक्वल टू, हमारे पास पहले तो रिएक्टेंट की टर्म में था डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है जी, पहले हम किसके टर्म में निकाल रहे हैं? तो रिएक्टेंट्स की टर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है जी, रिएक्टेंट्स की टर्म्स में निकाल रहे हैं। डेल्टा आर का क्या मतलब है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल एंड चेंज इन आर, यानी कि आर बाद में जितना हो गया उसमें से पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा आर, यानी चेंज इन आर, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आर कितना है? बाद में आर कितना था? R2, और पहले कितना था? R1 डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है जी, अब एक बात बताइए, R2 और R1 में कौन बड़ा है? तो R1 बड़ा है, और R1 को अगर R2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा क्या? ये पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव, एंड रेट कांट बी नेगेटिव। ठीक है जी, हमें पता है रेट कांट बी
नेगेटिव रेट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव साइन कभी भी रेट के सामने नहीं आता, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। जैसे गाड़ियां नेगेटिव स्पीड में नहीं चल सकती, कोई चीज नेगेटिव स्पीड में फ्लो नहीं कर सकती, नेगेटिव स्पीड में एक्सेलरेट नहीं कर सकती, नेगेटिव में मूव नहीं कर सकती, वैसे ही रेट क्या होता है, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो रेट को पॉजिटिव करने के लिए, टू मेक रेट पॉजिटिव, हम क्या करते हैं, रेट को जब एक्सप्रेस करते हैं रिएक्टेंट्स की टर्म में, तो हम क्या करते हैं, आगे एक नेगेटिव साइन हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, ठीक है जी। रेट में हम एक नेगेटिव साइन अपनी तरफ से लगा देते हैं, दैट इज माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब देखिए अब क्या होगा, तो माइनस तो बाहर रहेगा, R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस T1। हेयर R2 माइनस R1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आएगा, तो ये बाहर वाला नेगेटिव इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब रेट क्या रह जाएगा हमारा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए जब भी हम रिएक्टेंट की टर्म में, ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट्स की टर्म में रेट एक्सप्लेन करेंगे तो हमेशा आगे कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है जी। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव साइन दो चीजों के काम आता है, एक तो वो रेट को पॉजिटिव बनाता है, ठीक है जी, और दूसरा वो ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट की रेट जो है वो, या रिएक्टेंट का रेट जो है वो टाइम के साथ क्या होता है, घटता है, ठीक है जी। यानी कि रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रिएक्टेंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है जी। रेट नहीं, रिएक्टेंट कम होता जाता है, ठीक है जी। ध्यान रखना है आपको कि रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता जाता है, ये बात नेगेटिव साइन बताता है हमें, ठीक है जी। तो इसको मिटा देते हैं और चलते हैं आगे। अब जरा प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स की टर्म में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स मान लीजिए, अगेन क्या होगा प्रोडक्ट की टर्म में, रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी, ठीक है जी। पी का क्या होगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, एंड P2 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, सो इट ऑल विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो यही रेट होगा, ठीक है जी। तो ये सारा क्या आएगा, पहले से ही क्या है, पॉजिटिव। तो यानी कि रेट हमेशा जब भी प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। हेयर नो नेगेटिव साइन शुड हैव टू बी अप्लाइड, ठीक है जी। यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन हमें अप्लाई नहीं करना है, तो ये देख लीजिए एक बार ध्यान से। बस आपको ये ध्यान रखना है, रिएक्टेंट की टर्म्स में जब एक्सप्लेन करेंगे तो हमें नेगेटिव साइन लगाना है, और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में जब एक्सप्लेन करेंगे तो हमें नेगेटिव साइन बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है जी। तो ये दो बातें जो इंपॉर्टेंट थी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख देता हूं, रिएक्टेंट के लिए क्या होता है, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है जी, और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है जी। तो ये देख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। इतने इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म में हमने क्या देखा, रेट को एक्सप्रेस करना सीखा, ठीक है जी। अच्छा, अब आइए, अगर मान लीजिए गलती से क्या हो, ये तो सिंपल स्टोइचियोमेट्री की रिएक्शन थी, ठीक है जी। अगर मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टोइचियोमेट्री की रिएक्शन हो तो क्या होगा, और ये जानने से पहले एक बार हम क्या करेंगे कि एक बार उसी रिएक्शन को फिर से ले लेते हैं, R गिव राइज टू P, फिर हम कॉम्प्लेक्स स्टोइचियोमेट्री वाली भी देखेंगे। इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसकी भी 1 है। रिएक्टेंट के लिए जो रेट होगा वो होगा माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है, ओवर टाइम पीरियड डेल्टा टी, दैट इज T2 टू T1, या सॉरी T1 टू T2, ओके, and here it will be delta p by delta t for product. What will be the relation between minus delta r by delta t and delta p by delta t, ठीक है जी। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखना है, अब कुछ बातें समझिए। अगर आपको वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे दे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे दे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, या रेट ऑफ कंजप्शन दे दे, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज नॉट डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, इट इज एक्चुअली व्हाट,
इट इज नॉट डेल्टा आर बाय डेल्टा टी बट इट इज एक्चुअली माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है जी, माइनस के साथ चलेगा, आपको ध्यान रखना है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर दिया है तो आपको माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी दिया है। सिमिलरली अगर रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी दिया है। तो इन दोनों की तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट जो होता है, क्या करने का, रिएक्ट करने का जो रेट होता है उसका आपस में रिलेशन क्या होगा? माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से कैसे रिलेटेड होगा? ठीक है जी, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से कैसे रिलेटेड होगा? तो इसे जानने के लिए एक बात समझिए, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रिएक्शन में है, एक ही रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं? ठीक है जी, सेम रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं। और जब तक रिएक्टेंट जितना रिएक्टेंट टूटेगा तभी तक प्रोडक्ट बनेगा, या उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। जितना रिएक्टेंट ज्यादा टूटेगा उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कम टूटेगा तो कम बनेगा। ठीक है जी, क्या रिएक्टेंट का टूटना और प्रोडक्ट का बनना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल है। ठीक है जी, तो इनके रेट के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए? अब एक बात सोचिए, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है जी, एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें एक गाड़ी नहीं, बस मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीयरिंग है और यहाँ पे बैठे हैं ड्राइवर, और मान लीजिए यहाँ पे है गेट और यहाँ पे आपकी सीटें हैं। ठीक है जी, पैसेंजर बसेस ऐसी होती हैं कुछ। ये ऊपर से व्यू देख रहे हैं हम बस का। ठीक है जी, पीछे वाली सीट, और ये मान लीजिए एक और दरवाज़ा है। ठीक है जी, अच्छा अब मान लीजिए इस बस में ये ड्राइवर है और यहाँ पे बैठे हुए हैं आप। ठीक है जी, अब एक बात बताइए, क्या जब तक ड्राइवर नहीं चलेगा तब तक बस चलेगी? नहीं। जब तक ड्राइवर नहीं चलाएगा बस को तब तक नहीं चलेगी। यानी कि बस का चलना और आपका चलना, या ड्राइवर का बस चलाना और बस का चलना और आपका चलना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली डिपेंडेंट है भाई। जब तक ड्राइवर बस नहीं चलाएगा तब तक बस नहीं चलेगी, और बस नहीं चलेगी तब तक आप नहीं चलेंगे। आप तभी चल, क्योंकि आप बस में बैठे हुए हैं। ठीक है जी, अच्छा आप और ड्राइवर सेम बस में बैठे हुए हैं, ये भी बात मान लेंगे। और मान लीजिए कोई और पैसेंजर एक और है, ये और आप और ड्राइवर तीनों एक ही बस में बैठे हुए हैं। ठीक है जी, अगर मान लीजिए बस की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, 70 किलोमीटर पर आवर है, तो ड्राइवर की स्पीड कितनी होगी? आप सोचेंगे कैसा घटिया सवाल है ये। बिल्कुल, ड्राइवर की स्पीड भी 70 किलोमीटर पर आवर होगी, आपकी स्पीड भी 70 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि बस ही 70 से चल रही है। और ये जो पैसेंजर दूसरे बैठे हैं इनकी भी स्पीड क्या होगी? 70 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि एक बस में बैठकर चलने वाले सभी लोगों की स्पीड और बस की स्पीड बराबर होती है, कहने का मतलब क्या है कि ऑल ट्रेवलिंग इन द बस, सबकी स्पीड जो ट्रेवल कर रहे हैं ईच इंडिविजुअल की। ठीक है जी, और जो बस की स्पीड है वो इक्वल होती है, ये बात आप मान ही लेंगे। ठीक है जी, सिमिलरली क्या होता है कि रिएक्टेंट के लिए जो रेट होता है, रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, प्रोडक्ट के लिए जो रेट होता है दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है जी, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा आर बाय डेल्टा टी भी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी भी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। यानी कि अगर मैं लिखूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ईच इंडिविजुअल जो रिएक्शन में है और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, अब मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्टोशियोमेट्री की रिएक्शन है। ठीक है जी, लाइक 2a प्लस b गिव राइज टू 3c। ठीक है जी, 2a प्लस b गिव राइज टू 3c। अब इसमें a के लिए अगर मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखूं तो वो क्या होगा? तो वो होगा माइनस da बाई डी टी, माइनस डेल्टा a बाई डेल्टा टी। ठीक है जी, अगर b के लिए लिखूं, ये किसके लिए था? ये था a के लिए। ठीक है जी, a के लिए
बी के लिए लिखूं तो होगा माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, और सी के लिए लिखूं तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, बिकॉज ये प्रोडक्ट है तो इसके आगे कोई माइनस नहीं लगेगा, ठीक है जी, नेगेटिव साइन नहीं लगेगा इसके आगे। अब ये लोग क्या है कि ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, होने चाहिए पर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे चलिए देखते हैं। क्योंकि ए 2 है, बी 1 है और सी 3 है स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब अब जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हमारे पास आया है दैट इज माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, वो 1 ए के लिए नहीं है, वो 2 ए के लिए है, ठीक है जी, वो 2 ए के लिए है। ये कुछ ऐसा है जैसे उसी बस का एग्जांपल कि इस बस में इस सीट पे आप और आपका भाई दोनों बैठे हो और आप कहें कि 70 मेरी 140, जबकि बस तो 70 से चल रही है, पर ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें किसी की स्पीड कंपेयर करनी है और बस की स्पीड से कंपेयर करना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पर ह्यूमन की स्पीड निकालनी पड़ेगी, पर ह्यूमन कितने से चल रहा है, ठीक है जी, वही तो एक दूसरे के इक्वल होगी, पर ह्यूमन की इक्वल होगी, समझ रहे हैं आप। यानी कि इसको वहां से की बजाय यहां से अगर आप समझना चाहें तो ऐसे है कि पर मोल जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है जी, कि 1 मोल का कितना है भाई, 1 से 1 का कंपैरिजन होगा। अगर इक्वेट करना है तो 1 को 1 से करना पड़ेगा, 2 को 1 से आप इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगर 1 से 1 को इक्वेट करना है तो ये स्पीड है 2 के लिए, ये है 1 के लिए और ये है 3 के लिए। अगर 2 वाले को 1 के लिए बनाना हो तो क्या मैं 1/2 कर दूं, तो यानी कि माइनस 1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। देखिए यहां पे पहले से ही 1 है तो यहां पे कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहां पे 2 का था इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 ए के लिए आ गया। सिमिलरली सी 3 है तो उनको अगर 1 सी के लिए निकालना है तो क्या 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। And these all 3 expressions will be equal to what? तो rate of reaction, ठीक है जी। स्टिल अगर आपको कोई ये दे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दे तो वो 1/2 के साथ नहीं दिया है, अब भी वो क्या दिया होगा। अगर आपको कोई बोले कि सिर्फ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए तो आपको लिखना माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, यानी कि आपको 1/2 अलग से रखना पड़ेगा। देखिए समझिए, इसको मिटाते हैं एक बार और समझिए। मान लीजिए कि आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दे रखा है उसी क्वेश्चन में, ठीक है जी, 2a + b गिव राइज टू 3c वाले में वो दे रखा है 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। अभी इसकी यूनिट निकालेंगे रेट की, ठीक है जी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दे रखा है तो ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी दे रखा है, ठीक है जी, 2 × 10⁻²। अब आपसे कोई पूछ ले कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है कि पर मोल के इक्वल होता है, यानी कि पर मोल रेट ऑफ डिसअपियरेंस पर मोल रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल होता है, ठीक है जी। और पर मोल के लिए हमें क्या नंबर ऑफ मोल्स या नंबर जो स्टोइचियोमेट्री है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू -1/2 × डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी की अब वैल्यू पुट कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 × 2 × 10⁻²। सो इट विल बी 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है जी। इस तरह से कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, इस तरह से आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रेट और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होते हैं हमेशा माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा आर बाय जो भी है, ठीक है जी, जो भी दे रखा हो। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल होता है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है या रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री, और तभी हम उनको इक्वेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट को अगर इक्वेट करना है तो उनको स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो भी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा, और वही क्या होता है, और ये सारी चीजें आपस में भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि इंडिविजुअल रेट ऑफ
डिसअपियरेंस, इंडिविजुअल रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। या इंडिविजुअल का क्या मतलब है यहाँ पे कि एक मोल का, ठीक है जी, एक मोल का स्टोइशियोमेट्री मतलब स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करने के बाद, ठीक है जी। तो इतना देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है जी। तो इससे आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हम इसी एक नए टाइप के रेट के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। जैसे नया टाइप का रेट बताता हूं कैसे आपको। मान लीजिए जैसे एक गाड़ी चल रही है, मान लीजिए, और वो गाड़ी क्या है कि 1 घंटे में और 50 किलोमीटर चलती है, ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे कि उसकी एवरेज स्पीड हुई 50, ठीक है जी। सिमिलरली कोई गाड़ी 2 घंटे में चल रही है, मान लीजिए 130 किलोमीटर चल रही है, मान लीजिए कोई गाड़ी 2 घंटे में 130 किलोमीटर चल रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 65। ये सब एवरेज है। एक इसके अलावा एक और स्पीड वो होती है जो स्पीडोमीटर दिखाता रहता है। वो क्या होती है कि अभी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, एट दिस मोमेंट गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है जी। जैसे हम ड्राइवर के पास जाएं और बोले कि कितनी स्पीड से चल रही है, तो वो बताएगा जो स्पीड जो स्पीडोमीटर में होगी, ना कि वो एवरेज स्पीड बताएगा कि पिछले इतनी देर में इतना किलोमीटर चली है, तो इसका मतलब एवरेज नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वो क्या बताएंगे हमें, जो स्पीडोमीटर हमें शो करेगा, ठीक है जी। तो वो भी एक तरह की स्पीड है। एक तो एवरेज स्पीड है और एक वो स्पीड है, तो यानी कि ये दोनों अलग अलग स्पीड है। सिमिलरली ये तो एवरेज रेट है, तो वो भी किसी तरह का रेट होता होगा, ठीक है जी, जो किसी भी मूवमेंट पे जो रेट हो, ठीक है जी। तो उस रेट को हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका थ्योरेटिकल वे, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में हमने देखा कि रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट नेगेटिव आता है और उस रेट को पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है जी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस देखा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, वेयर आर इज रिएक्टेंट, ठीक है जी, वट एवर बी द रिएक्टेंट। इसके अलावा अगर स्टोइशियोमेट्री एक से ज्यादा दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। और रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा क्या रहता है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्री, ठीक है जी। इस तरह से कुछ हम, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही करते हैं, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।